कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनोचित्र कथा से। कॉमिक का नाम है गंगाराम टल्ली का हंगामा। तो आज मुझे है थोड़ा सा जुकाम, तो मेरी वॉइस में अगर थोड़ी सी गड़बड़ लगे तो उस चीज को अवॉइड कीजिएगा और कॉमिक को एंजॉय कीजिएगा। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक का नाम है गंगाराम टल्ली का हंगामा, जिसके लेखक हैं प्रदीप कुमार प्रदीप और चित्रांकन है राम वायरकर और संपादन है विमल चटर्जी। अब जरा पहले गंगाराम जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो यहाँ पर दिया गया है, कुशीपुर गांव में गंगाराम नाम का एक अनाथ युवक रहता था। पढ़ने के नाम पर वह सिर्फ इतना ही जानता था कि शून्य को गोल अंडा कहते हैं और बाकी सब उसके लिए काला अक्षर प्रेस बराबर है। मेहनत करने से वह बहुत घबराता था क्योंकि वह सीखिया पहलवान था, और वो क्या होता है वो कॉमिक में आगे आप देख ही लेंगे। इन सब कमियों के बावजूद भी गांव के लोग उसे टल मारने की वजह से बहुत चाहते थे। और टल मारना क्या होता है वो भी आप जान लेंगे। वह टल मारने में बहुत ही माहिर था और इतनी लंबी टल मारता था कि लोग रोते हुए भी उसकी टल सुनकर हंस पड़ते थे। इसीलिए उसका नाम गंगाराम टल्ली पड़ गया था। इसी बात की वजह से वह दो रोटी भी पा लेता था। एक दिन सुबह सुबह उसे घर से बाहर निकलते देख कुछ लोगों ने पूछा, हो भैया गंगाराम टल्ली, आज ये सुबह सुबह कहाँ के सैर सपाटे पर चल दिए? गंगाराम बोला, अब तुमसे क्या छुपाएं भैया, सुंदरगढ़ के महाराज ने अपनी राजकुमारी के साथ हमारी शादी का पैगाम भेजा है। शादी का पैगाम? अरे क्यों सुबह सुबह टल मार रहा है भाई? इसमें टल मारने वाली क्या बात है? जो सच है बता दिया, और सुबह सुबह झूठ बोलने की आदत तो मुझे है नहीं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन राजा का पैगाम तो आया ही है, मैं उसे टाल भी कैसे सकता हूँ? जाना तो पड़ेगा ही। वहां जाकर क्या किसी भंदरिया से शादी करोगे गंगाराम जी? वाह क्या जमेगी खूब तुम्हारी जोड़ी भंदरिया के साथ। लेकिन गंगाराम ने उसकी हंसी की ओर ध्यान न दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह अपने गांव से बाहर निकला, उसे मंगाराम भिकमंगे नाई ने टोक दिया। मंगाराम को भिकमंगा नाई सब लोग इसीलिए कहते हैं कि वह हर वक्त किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता है और कामचोर था। अरे भाई गंगाराम टल्ली, आज सुबह सुबह कहाँ चल दिए? सत्यानाश हो तेरा, कितने नेक काम से जा रहा था और टोक दिया। अरे भिकमंगे, मैं तेरी तरह भीख मांगने नहीं जा रहा। चल अब इसी बात पर बीड़ी निकाल। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हारे टल मारने की तरह। ले पी बीड़ी, तू भी क्या याद करेगा कि किसी रईस से पाला पड़ा था। चुप भिकमंगे नाई, क्यों अधिक बोलकर अपनी शामत बुलवाना चाहता है? माचिस भी निकाल जल्दी से, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। वाह, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद भी करते हो, माचिस भी नहीं है मेरे पास, भिकमंगा कहीं का। भगवान करे तो कुंवारा ही मर जाए, आधे दिन आधी रात में। गांव का रास्ता पार कर गंगाराम के पास एक दूसरे गांव में बौने मूर्तिकार के यहाँ जा पहुंचा। बौना मूर्तिकार गंगाराम को अच्छी तरह जानता था। राम राम बौने भैया, जरा माचिस देना, आग लगानी है। अभी देता हूँ भैया, तुम बैठो तो। बौना मूर्तिकार ने उसे बीड़ी की जगह सिगरेट सुलगाकर दे दी। हाँ अब बताओ गंगाराम टल्ली, तुम सुबह सुबह कहाँ सैर सपाटे के लिए जा रहे हो? अब क्या बताऊं भैया, सुंदरगढ़ के राजा ने मुझे अपनी बेटी की शादी का पैगाम भेजा है और मेरा फोटो मंगवाया है। फोटो तो कोई नहीं है मेरे पास, सोचा हूँ क्यों ना अपनी मूर्ति बनवाकर उनके पास भेज दूं। गंगाराम की आदत अनुसार पुनः टल मारी। ख्याल बुरा नहीं है, खूब जमेगी मूर्ति में। लेकिन बौने भैया, मुझे छैनी हथौड़ा चलाना तो आता ही नहीं, फिर अपनी मूर्ति कैसे बनाऊंगा? छैनी हथौड़ा चलाना कौन सा मुश्किल काम है भैया, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, एक दिन में ही सीख जाओगे। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों की जाए, आज से ही शुरू कर देता हूँ, शाम तक मेरी मूर्ति बन जाएगी। लो यह संभालो छैनी हथौड़ा, जिस जगह भी मैं इशारा करूं तुम वहीं वहीं छैनी हथौड़ा चलाने लग जाना, और समझ गए ना? ठीक है भैया, मैं तुम्हारे इशारे पर ही छैनी हथौड़ी चलाऊंगा। वाह मजा आ गया, आज खूब उल्लू बनेगा यह गंगाराम टल्ली, रोज सबको उल्लू बनाता है अपनी टल मारकर। और यहाँ चलाओ, अभी लो भैया। गंगाराम बौने के इशारे पर हथौड़ी चलाने लगा। शाबाश मेरे गंगाराम टल्ली, क्या खूबसूरत मूर्ति बनाई तुमने। निशाना तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम तो एकदम एक्सपर्ट मालूम पड़ते हो। अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान।
तभी एक मक्खी बौने के माथे पर आ बैठी। आए, यह कौन सा जानवर मेरे माथे पर चढ़ गया? बौने ने तुरंत अपनी उंगली के इशारे से उस मक्खी को उड़ाना चाहा, मगर गंगाराम समझ गया, ओह, अब शायद यह अपने माथे पर छेनी हथौड़ा चलाने के लिए इशारा कर रहा है। और अगले ही पल गंगाराम ने उसके इशारे पर छेनी हथौड़े उसके माथे पर चला दिया। बोना भैया, तुम जहां जहां इशारा करोगे मैं वहीं छेनी हथौड़ा चलाऊंगा। आह, मर गया, हाय राम। माथे में चैनी हथौड़े घुसते ही बोना बेचारा यमपुरी की सैर में चला गया। अरे, यह तो मर गया बेचारा, और मर तो जाना ही था। बौने की चीख सुनकर आसपास से गुजरते हुए बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। यह खूनी है, कातिल है, तुमने इसे क्यों मार डाला नीच, मारो इसे। अरे ठहरो भैया ठहरो, न तो मैं खूनी हूँ और न कातिल, मैं तो इससे मूर्ति बनाना सीख रहा था और अपने सिर पर छेनी हथौड़े चलाने का इशारा किया तो मैंने चला दिया। अब यह मर गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो भगवान का दोष है, जो जैसी मौत लिख के दे उसके भाग्य में। गांव के लोग उसी वक्त पंचायत बुलाई और गंगाराम को पंचों के सामने मुलजिम बनाकर पेश किया। क्यों भाई गंगाराम, तुमने इस बौनी मूर्तिकार का खून क्यों किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? कोई दुश्मनी नहीं थी पंच परमेश्वर, मैंने जानबूझकर उसका खून नहीं किया। मैं मूर्ति बनाना सीख रहा था और वह अपने हाथ के इशारे से मुझे छेनी हथौड़ा चलाना सिखा रहा था। फिर अचानक, कहते कहते अचानक गंगाराम चुप हो गया। फिर क्या हुआ जी? फिर क्या जी? अंत में उसने अपने सिर की ओर इशारा किया और मैंने छेनी हथौड़ा वहीं चला दिया। छेनी उसके सिर में धस गई और वह राम को प्यारा हो गया। अब बताइए पंच जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? गंगाराम की पूरी बात सुनने के बाद पंच एक जगह बैठकर आपस में सलाह मशवरा करने लगे। बौने मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ा चलाने का इशारा अपने सर की ओर ही क्यों किया? हो सकता है वह किसी ऐसी मुसीबत में हो जिससे वह आत्महत्या करना चाहता हो और उसे आत्महत्या करने का यही तरीका उचित लगा हो। हाँ, इसका अर्थ है कि गंगाराम निर्दोष है। बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद पंचों ने अपना फैसला दिया। बौना मूर्तिकार शायद अपनी इस बौनी जिंदगी से उक्त गया होगा, इसीलिए उसने आत्महत्या की बजाय इस तरह मरना उचित समझा, क्योंकि बौना होने के कारण वह स्वयं तो फांसी लगाने में असमर्थ था। इसीलिए पंच इस नतीजे पर पहुंचे कि गंगाराम इस हत्या से कोई संबंध नहीं है और वह निर्दोष है। इसीलिए यह पंचायत इसे दोष से मुक्त करती है। वह जहां भी जाना चाहे जा सकता है। फैसला सुनकर सच कहते हैं, पंच ही असली परमेश्वर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा पंच परमेश्वर। ईश्वर तुम्हें जल्दी से स्वर्ग दे। फिर गंगाराम ने उस गांव से एक पल भी ठहरना उचित नहीं समझा। जल्दी भाग चल बेटा गंगाराम, तेरी एक टल से मूर्ति भी गई और मूर्तिकार भी। और वह तुरंत गांव से बाहर जाने वाली पगडंडी की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह गांव के बाहर एक जंगल में पहुंच गया और अचानक, अरे, जंगल में सोने के जेवर किसके हो सकते हैं? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं पड़ता। गंगाराम ने चारों ओर किसी को न पाकर सारे जेवर उठा लिए और आगे चल पड़ा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया था। अंधेरा होने वाला है। उस पर यह भयानक जंगल, अगर कोई खूंखार जंगली जानवर आ गया तो? अभी उसने सोचा ही था कि अचानक, बाप रे बाप, शेर, आज तो बुरे फंसे। हे ईश्वर, मेरी मदद कर और अपने इस भक्त को बचा ले जो तुझे सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। और फिर जैसे ही शेर ने गंगाराम पर छलांग लगाई, हाय मेरी माँ, क्या करूं मैं? और अरे हाँ, ध्यान आ गया और गंगाराम ने साहस करके शेर के दोनों पंजे दूसरी तरफ से पकड़ लिए। आप बोल बेटा, गंगाराम को डराता है? जानता नहीं, वह तेरा बाप है। शेर ने काफी जोर आजमाइश की, लेकिन गंगाराम की पकड़ से छूट नहीं सका। खूब जोर लगा ले प्यारे, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, समझा बच्चे? इस पकड़ा धकड़ी में गंगाराम की जेब से सारे जेवर निकलकर जमीन पर गिर पड़े थे और कुछ पल बाद, ऐसे मैं कब तक इसे पकड़े रहूंगा, मेरा तो दम भी निकल जाएगा। फिर सारे जेवर भी तो निकल गए हैं। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा। हे ईश्वर, उस व्यक्ति ने तो आदमखोर शेर को पकड़ रखा है, चलकर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। तुरंत ही वह व्यक्ति गंगाराम के पास जा पहुंचा। बहुत बहुत मुबारक हो बड़े भाई। आहा, तुम खूब मौके पर आए भाई। सुनो मेरे राजा भैया,
मैं इसे पकड़े पकड़े बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर के लिए तुम इसे पकड़ लो ताकि मैं आराम कर लूं, वरना यह कमबख्त भाग जाएगा। वैसे ही यह बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। नहीं भाई, मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। अरे, तुम इंसान होकर चूहे शेर से डरते हो? मैं नहीं डरता। और फिर यह पेड़ से रगड़ खाने पर सोने के जेवर देता है। वह देखो, जमीन पर कितने जेवर बिखरे पड़े हैं। तुम्हें भी ढेर सारे मिल जाएंगे। अपना तो उसूल है मिल बांट कर खाने का। जब उस व्यक्ति ने जमीन पर पड़े जेवरों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ऐसा है तो फिर तुम जल्दी से हटो, लेकिन एक शर्त है मेरी। अब यह पेड़ से जो जेवर देगा वो सब मेरे होंगे, उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। मंजूर है। और उस आगंतुक ने तुरंत ही शेर के दोनों पंजे पकड़ लिए। वाह, कैसा विचित्र करिश्मा है। शेर की रगड़ से पेड़ जेवर देता है। अब तो मैं धनी हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन गंगाराम जल्दी जल्दी अपने जेब से गिरे हुए जेवरों को बटोरने लगा। इसे छोड़ मत देना, जोर से पकड़ने के साथ रगड़ना। अभी तो यह पेड़ बहुत सारे जेवर देगा, माला माल हो जाओगे, समझ गए ना? सब समझ गया भैया। मैं तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक यह पेड़ जेवर देना बंद नहीं कर देता। मुझे अपनी शादी जो करनी है। सारे जेवर उठा लेने के बाद, अच्छा दोस्त, तो मैं चलता हूँ। तुमने मेरी मुसीबत में मदद की, तुम्हारी कोई और करे। पर जाते जाते इतना अवश्य बता दूं, यह जेवर मेरी जेब से गिरे थे। क्या कहा? यह जेवर पेड़ से नहीं? अरे शैतान, सुन तो सही। मम्मा, हे ईश्वर, मैं तो आज बेमौत मारा जाऊंगा। इसे छोड़ना नहीं मेरे भैया, यह आदमखोर शेर है, तुम्हें चीर फाड़ कर कच्चा ही खा जाएगा, पकाने की भी जहमत नहीं उठाएगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। रात भर चलते रहने के पश्चात गंगाराम जंगल के पार दूसरे दिन सुबह एक गांव में लाला की दुकान पर पहुंचा। राम राम लाला जी, जरा इसके पैसे तो देना। सोने के जेवर लगते हैं, कोई मालदार आदमी है। लेकिन पिस्ते खरीदने के पश्चात गंगाराम वहां रुका नहीं और पिस्ते खाता हुआ आगे चल पड़ा। सब मुझे मालदार समझ रहे हैं, ये सब जेवरों की माया है। वाह लक्ष्मी मैया, तेरा भी जवाब नहीं, शायद इसीलिए तू उल्लू की सवारी करती है। कुछ दूर और चलने पर गंगाराम को एक तालाब के किनारे एक धोबी कपड़े सुखाता दिखाई दिया। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं। अगर उन कपड़ों में से एक जोड़ी मुझे मिल जाए तो किसी राजकुमार से कम नहीं लगूंगा। और अगले ही पल वह उसके पास जा पहुंचा। राम राम धोबी राजा, तुम्हें शत शत प्रणाम है। राम राम भैया, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, कहाँ से आए हो और कौन हो? मेरा नाम, मेरी टल सुनो, मुझे अपना मित्र समझो भैया। लो पिस्ता खाओ। पिस्ते? यह तो बहुत महंगे आते हैं। अरे आते होंगे भाई, लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत सस्ते हैं। लो खाओ, काफी धनी मालूम पड़ता है। अरे भैया, शर्माते क्यों हो? जी भरकर खाओ ना, मैं कौन सा मोल लाया हूँ। मोल नहीं खरीदे तो फिर कहाँ से इतने सारे पिस्ते लाए? वह देखो, दूर सामने की झाड़ियों में पिस्ते से भरा एक बोरा पड़ा है। शायद कोई काला बाजारी उसे वहां छिपा कर रख गया। पिस्ते से भरा बोरा? मजा आ गया। मेरी टल सुनो भैया, तुम जरा यहीं ठहरो, मैं अभी उस बोरे को लेकर आता हूँ, फिर मैं भी रोज पिस्ते खाया करूंगा। कहते हैं लालच बुरी बला होती है। धोबी भी लालच में आकर उन झाड़ियों की ओर दौड़ पड़ा। जरा मेरे कपड़ों का ख्याल रखना भैया, मैं अभी गया और अभी आया। जरूर भैया, आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। तो भी जिंदगी में याद करेगा बेटा कि तेरी कभी पाला गंगाराम टल्ली से पड़ा था। और फिर धोबी के नजरों से ओझल होते ही गंगाराम ने उन कपड़ों में से एक पोशाक छाट ली। वाह, क्या पोशाक है, बिल्कुल राजकुमारों जैसी लगती है। संयोग से वह पोशाक उस देश के राजकुमार की ही थी। उस पोशाक को पहनने के बाद गंगाराम भी राजकुमार जैसा लगने लगा था। बेटा गंगाराम, अब जल्दी से भाग यहाँ से, वरना वह गधों का बाप आता ही होगा। और उधर जब धोबी पिस्ते का बोरा न पाकर खिसियासा उस झाड़ी से बाहर निकला तो उसके सारे बदन में खुजली मच गई। चूटा कहीं का, बदमाश कहीं का, टल कहीं का। मैं भी किसी मूर्ख, कैसा मूर्ख हूँ, उसकी बातों में आ गया। भला कोई पिस्ते का बोरा भी इस तरह छोड़ जाएगा? उसके घर में जगह नहीं रही होगी क्या जो झाड़ियों में डाल जाएगा? और जब वह झुंझलाता हुआ तालाब के किनारे पहुंचा, अरे कहाँ गया वह? और कहीं वह कोई और करिश्मा तो नहीं दिखा गया? फिर जैसे ही उसकी नजर सामने इधर इधर उधर कपड़ों पर पड़ी,
ओह, वह कमबख्त तो राजकुमार के कपड़े ले गया। अब क्या होगा? राजकुमार तो मुझे इसी तालाब में डुबो डुबो कर मार डालेगा। हे भगवान! अगले ही पल मेरी टल सुनो राजकुमार के कपड़े लेकर भाग गया। रास्ते में उसे दो राहगीर आते हुए मिले। धोबी को चिल्लाता देख उन्होंने पूछा, क्या हुआ भैया? मेरी टल सुनो राजकुमार के कपड़े लेकर भाग गया। तुमने उसे इधर से जाते हुए तो नहीं देखा? अजीब पागल है, न जाने क्या कह रहा है। धोबी की बात राहगीरों की समझ में नहीं आई। हे भाई, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं भैया, मैं पागल नहीं हुआ। वह सचमुच राजकुमार के कपड़े लेकर भाग गया और उसने अपना नाम भी यही बताया था, मेरी टल सुनो। धोबी की बात अब राहगीरों की समझ में नहीं आई थी। अरे तो माफ करो भैया, हमें किसी और को सुनाना अपनी यह टल। अरे सुनो तो। जबकि गंगाराम एक गांव में लगे बैसाखी के मेले में राजकुमार के कपड़े पहने हुए बड़ी शान से घूम रहा था। सब लोग उसे अपना राजकुमार समझकर उसकी जय जयकार लगा रहे थे। राजकुमार की जय हो। राजकुमार जी, आप इस मेले में, वाह, भाग्य खुल गए गांव के। मजा आ गया, सब लोग मुझे सचमुच ही राजकुमार समझ रहे हैं। मेले में एक जगह हाथी बिकते देख गंगाराम रुक गया। अरे भाई, ले लो ले लो, ऐसे हाथी किसी के पास नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मेरे पास मिलेंगे। और गंगाराम सोचने लगा, हाथी? भाई वाह, इस मेले में तो हाथी भी बिक रहे हैं। बेटे गंगाराम, लोग कहते हैं हाथी जिंदा 1 लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। लखपति बनने का पूरा पूरा चांस है। लॉटरी से तो अच्छा है, कम से कम नंबर खाली तो नहीं जाएगा। यह तो हर सूरत में लखपति बनाएगा। और गंगाराम हाथी बेचने वाले के पास पहुंचा। आहा राजकुमार जी, आप सुनो हाथी के बाप, मुझे एक बढ़िया कीमती हाथी चाहिए। पैसे राजमहल आकर ले लेना। तौबा तौबा, पैसे और आपसे लूंगा? आप तो हमारे अन्नदाता हैं हुजूर, आपको जो भी हाथी पसंद हो ले लीजिए। ठीक है, अब अपनी पसंद का हाथी छांट लेते हैं। और हाँ, तुम कभी हमारे दरबार में आना, हम तुम्हें अपने पिता का सारा खजाना इनाम में दे देंगे। हुजूर की लंबी उम्र हो। और गंगाराम ने जल्दी एक नीला हाथी छांट लिया। मुझे यह हाथी पसंद है, बहुत अच्छा हुजूर। लेकिन जैसे ही गंगाराम उस सफेद हाथी पर चढ़ा और वहां धोबिया पहुंचा। पकड़ो पकड़ो, मेरी टल सुनो को पकड़ो, वह राजकुमार नहीं, कोई चालबाज है। क्या चालबाज? और गंगाराम, अरे धोबी, यह कमबख्त यहाँ कैसे आ पहुंचा? भाग बेटा गंगाराम। और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, हाथी को दौड़ाता हुआ वह बेताज बादशाह वहां से 9-2-11 हो गया। अरे कोई उसका पीछा करो, वह राजकुमार के कपड़े चुरा कर भाग रहा है। कैसे पकड़े उसे? वह तो हाथी पर सवार होकर भाग गया। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वह मेरी सबसे कीमती हाथी भी ले गया। थोड़ी देर बाद, बेटा गंगाराम, आज बच गए। अगर पकड़े जाते तो बिना पैसे के हजामत बन जाती तुम्हारी। एक सुनसान रास्ते पर, रात होने वाली है, मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, वरना लुटेरों का कोई भरोसा नहीं, कहां और कब मिल जाएं। बदकिस्मती से वहीं पास में कुछ डाकू मौजूद थे। सरदार, वह देखो, कोई इधर ही आ रहा है। कोई राजकुमार मालूम पड़ता है, शायद शिकार खेलते हुए रास्ते से भटक गया है। और जैसे ही गंगाराम उन डाकुओं के पास पहुंचा, डाकुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कौन हो तुम? उफ, फिर फंस गया। शायद मुझे राजकुमार समझकर इन्होंने घेरा है। और अगले पल, डाकू जी, मैं राजकुमार नहीं, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ। यह झूठ बोलता है सरदार, यह राजकुमार ही है। सब डाकू घोड़े के नीचे उतर पड़े। गंगाराम भी हाथी से नीचे उतरा। हमें बेवकूफ बनाता है, कपड़े तो राजकुमार के पहने हैं और कहता है मामूली आदमी हूँ। चल निकाल माल। माल भी निकालता हूँ, मगर डाकू जी, अपनी इस बंदूक को मत चलाना, मुझे इसकी आवाज से डर लगता है। फिर जब मैं सब कुछ दे ही रहा हूँ तो चलाने की क्या जरूरत है? हा 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 हा, राजकुमार होकर भी डरता है। हा 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 हा। और गंगाराम ने कांपते हाथों से अपने पास के सारे जेवर निकालकर डाकू को दे दिए। बस इसके अलावा अब मेरे पास कुछ नहीं है। तू कहता है तो हम मान लेते हैं कि तेरे पास कुछ नहीं है। अब तू जल्दी से अपने इन कपड़ों को भी उतार दे। सर्दी के दिन थे, इसीलिए कपड़े उतारने की बात सुनते ही गंगाराम के होश उड़ गए। नहीं डाकू जी, मुझ पर जरा जुल्म मत कीजिए, मैं ठंड में कुल्फी बन जाऊंगा। कोई बात नहीं, हम जमी हुई कुल्फी भी खा लेंगे और डकार भी नहीं लेंगे। तुम लोग देख क्या रहे हो? इसके कपड़े उतार कर इसे नंगा राजमहल में भेज दो। नहीं सरदार, इसे राजमहल मत भेजो, इस
को साथ ले चलो, राजा से इसके बदले फिरौती की कीमत वसूल करेंगे। यह ठीक है, ले चलो इसे अपने साथ। गंगाराम बहुत चीखा चिल्लाया, मगर डाकू उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसके कपड़े उतार लिए। इसे हाथी पर बैठाकर ले चलो, क्योंकि यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हम्म, चल बैठ हाथी पर, ही। और डाकू उसे जबरन हाथी पर बैठाकर अपने साथ लेकर चल दिए। अरे शैतान की औलाद, मुझे कुछ पहनने को तो दे दो, वरना मेरे ऊपर बर्फ जम जाएगी। जमने दो, हम शराब में डालकर उसे पी जाएंगे। बेटा गंगाराम, आज तो खूब फंसे इन शैतानों में। बीच मझधार में तो निकल आए, पर किनारे पर आकर डूब गए। मच्छर सिंह उस इलाके का नामी डाकू था, जिसको पकड़वाने वालों को राजा को 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का इनाम घोषित कर रखा था, क्योंकि उसने राजकुमारी का अपहरण कर लिया था। उसका अड्डा दूर बीहड़ में था। वहां पहुंचते पहुंचते उन लोगों को रात हो गई। ये तुम लोग मुझे किस अड्डे पर ले आए हो महाराज? यह डाकू मच्छर सिंह का अड्डा है, भीतर चलो, फिर हम तुम्हारी ठंड दूर कर देंगे। घोड़ों को खूंटों पर बांधने के बाद डाकू गंगाराम को लेकर एक गुफा में पहुंचे। चलो तुम सब लोग पीने पिलाने का इंतजाम करो, आज की रात हम जश्न मनाएंगे। बोलो सरदार मच्छर सिंह की जय। अरे कमबख्त, मुझ पर कुछ तो रहम करो, ठंड से मेरी हड्डियां सिकुड़ी जा रही हैं। और फिर लो सरदार, उसे भी थोड़ी पिला दो। नहीं डाकू जी, मैं शराब नहीं पीता हूँ, अगर पीऊंगा तो ऊपर से मेरी अम्मा आकर मारेगी। शराब? छी छी छी, किस मनुष्य चीज का नाम ले लिया? यह तो सोमरस है मूर्ख, देवताओं का प्रसाद। बेटा राजकुमार, आज तू इसे अपनी गुट्टी समझकर पी जा। लेकिन जब गंगाराम शराब पीने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो डाकुओं ने उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके गले में शराब डाल दी। अरे जो राजकुमार, आंखें मीच कर पी जा, ऐसा अमृत तुझे राजमहल में नसीब नहीं होगा। पी ले बेटा, दूध समझ कर ही पी ले। शाबाश मेरे बघेरो, इसे सारी बोतल पिला दो। डाकू जी, आप मुझे चार चार क्यों नजर आ रहे हैं? और मैं कहाँ उड़ा जा रहा हूँ? मुझे पकड़ो, वरना मैं उड़ जाऊंगा। इसे पीकर ऐसा ही होता है बेटा। अभी तो हम तुझे 4 नजर आ रहे हैं, और फिर 8 8। हा 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 हा। एक एक बोतल पीने के बाद सरदार के साथ साथ सारे डाकू भी नशे में झूमने लगे। आओ राजकुमार भाई, अब डिस्को डांस करेंगे। डांस? यह किस चिड़िया का नाम है? हाँ, यह हम सबको बना रहा है सरदार। इसको डांस और गाना दोनों आते हैं। अच्छा चल, अब शुरू हो जा, वरना हमें तुझसे भांगड़ा डांस करवाना होगा। लेकिन मुझे नाचना नहीं आता। ठीक है, यदि नाचना नहीं आता तो फटाफट कोई फिल्मी गाना सुना दे। फिल्मी गाना? ठीक है, मैं गाना गाता हूँ डाकू जी, तुम सब डांस करो। और गंगाराम बकायदा गधे की तरह रैकने लगा। डिस्को राजा डिस्को रानी, अरे यह क्या पिलाया तुमने, बड़ा मजा आया। जरा जम के रानी, मेरी मर गई है नानी, अब तुम खत्म करो यह कहानी। आधी रात तक नाच गाना चलता रहा, और जब सब लोग थक गए, रात काफी बीत गई। अब तुम सो जाओ और सुनो, इस राजकुमार और राजकुमारी के साथ बंद कर दो। जो आज्ञा सरदार। फिर सरदार गंगाराम से बोला, सुन बे राजकुमार, यहाँ से अगर भागने की कोशिश की तो ध्यान रखना, बाहर मेरे जो आदमी खड़े हैं वे सब गूंगे हैं। वे खुद नहीं बोलते, बस उनकी बंदूकें बोलती हैं। समझ गया ना? समझ गया सरदार जी। फिर एक कमरे में उसे धकेलते हुए, चल जल्दी से घुस जा और अंदर से साकल लगा ले, क्योंकि बाहर साकल नहीं है। नशे में होने के कारण गंगाराम फुटबॉल की तरह दूर तक लुढ़कता चला गया। कौन हो तुम, और यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते नहीं हम राजकुमारी हैं। गुस्ताखी माफ करना राजकुमारी जी, मैं खुद अंदर नहीं आया, मुझे बल्कि जबरदस्ती उन बंदरों ने अंदर धकेल दिया है। लेकिन राजकुमारी जी, आप इस मच्छर सिंह के चुंगल में कैसे फंस गईं? वह जबरदस्ती हमें शाही बगीचे से उठा लाया और यहाँ लाकर कैद कर दिया। क्या तुम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जानते हो? आप जरा चिंता न कीजिए राजकुमारी जी, हम अभी यहाँ से निकल चलेंगे। क्या सच? बिल्कुल सच राजकुमारी जी। तभी गंगाराम की दृष्टि उस कमरे में रखे मटकों के भीतर भरे लूट के माल पर पड़ी, और गंगाराम झटपट उस माल को वहां रखे एक बोरे में भरने लगा। सब डाकू इस वक्त नशे में बेहोश पड़े हैं, क्योंकि मौका अच्छा है यहाँ से भागने का। सारा माल थैला में भरने के बाद सहसा गंगाराम को बाहर खड़े पहरेदारों का ध्यान आया। यहाँ से तो आराम से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाहर खड़े पहरेदारों के पटाखों से बचा कैसे जा सकता है, जो हमें देखते ही गोली मार देंगे। तभी उनकी नजर कमरे में रखी हथगोलों पर पड़ी। अब मजा आएगा जब पटाखों पर पटाखे चलेंगे। राजकुमारी जी, आप इन हथगोलों को उठा लीजिए।
जब राजकुमारी ने कुछ गोले उठा लिए तो गंगाराम ने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झाँका। सब के सब नशे में धुत पड़े गहरी नींद में सो रहे हैं। चलिए भाग चलें और चल दिए। गुफा से बाहर निकलने पर वाह, ये सब भी मुर्दा बेचकर सोए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं। आइए हाथी पर सवार होकर यहाँ से बाहर निकलें। राजकुमारी तथा गंगाराम नीले हाथी पर सवार होकर वहां से भाग निकले और अंधेरे में ही रास्ते की पहचान के लिए एक एक जेवर गिराते गए। भोर होने पर साथ ही दोनों शहर पहुंचे और गश्त देते सिपाहियों की नजर उन पर पड़ी। वह देखो, कोई भाग रहा है, शायद कोई चोर है। चलो चलकर पकड़ते हैं। सबसे पहले सीधे राजा के पास जाकर डाकू मच्छर सिंह को पकड़वाने का प्रबंध करूं, वरना कहीं वह भाग गया तो मेरा इनाम भी मारा जाएगा। तभी सिपाहियों ने उसे राजकुमारी को घेर लिया। सिपाही नए भर्ती हुए थे, इसीलिए राजकुमारी को नहीं पहचान पाए। अच्छा, तो चोरी करने के साथ साथ लड़की भी भगा कर ले जा रहा है? क्यों बे नंगू, जल्दी से जवाब दे। अरे भाइयों, छोड़ दो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं है तो दिखा, इस बोरे में क्या है? इसमें लूट का माल है। इससे तो एक तो लूट का माल लिए हो, फिर भी कहते हो चोर नहीं हूँ। तुम लोग छोड़ दो इसको, तुम नहीं जानते हो मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत खूब, खूब टल मार रही हो। रात भर हवालात में बंद रहोगी तो सब टल मारना भूल जाओगी। इन्हें अभी राजा के पास ले चलते हैं, वे ही सजा देंगे इनको। उन दोनों ने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उनके साथ चल दिए। अब अपने राम को याद कर, चोरी के जुर्म में तुझे उम्र कैद मिलेगी और लड़की भगाने के जुर्म में फांसी। मैं भी यही चाहता था प्यारे, राजा के पास चलकर तुम्हारे बनवाए नछुआरे तो मेरा नाम भी टल्ली नहीं। लेकिन जब सैनिक ने गंगाराम और राजकुमारी को अपने राजा पोपटलाल के सामने पेश किया, बेटी फूलमती, पिताजी गले से लगने के बाद, तुम डाकू मच्छर सिंह के कैसे कैसे निकल आई बेटी? और यह युवक कौन है? इसका नाम गंगाराम टल्ली है पिताजी। फिर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बता दी। और सारी बात सुनने के पश्चात राजा पोपटलाल व्याकुल स्वर में बोले, नौजवान, क्या तुम डाकू मच्छर सिंह को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकते हो? बता सकते हो उसका अड्डा कहाँ है? अवश्य महाराज, मैं इस वक्त राजकुमारी को लेकर सीधा डाकू मच्छर सिंह के अड्डे से ही आ रहा हूँ। महाराज, आते वक्त मैंने रास्ते में एक एक जेवर गिरा दिया था ताकि रास्ते की पहचान आसानी से कर सकूं। आप इसी वक्त अपने सिपाहियों को भेजकर डाकू मच्छर सिंह और उसके साथियों को पकड़वा सकते हैं। बहुत खूब युवक, तुमने सचमुच बहादुरी और चतुराई से काम लिया है। राजा ने तुरंत सिपा सलाहकार पापड़ सिंह को बुलवाया और आदेश दिया, पापड़ सिंह, आप सिपाहियों के साथ जाइए और मच्छर सिंह को पकड़वा कर लाइए। वह भागकर निकलना नहीं चाहिए। जो आज्ञा महाराज। सिपा सलाहकार पापड़ सिंह अपने अनेक हथियारबंद सिपाहियों के साथ गिरे हुए जेवरों की मदद से डाकू मच्छर सिंह के अड्डे पर बढ़ने लगा। हाँ, हम ठीक मार्ग पर बढ़ रहे हैं। इधर सेनापति के जाने के पश्चात राजा ने गंगाराम को पहनने के लिए सुंदर एवं गर्म कपड़े दिए और बोले, अच्छा गंगाराम, एक बात तो बताओ कि आखिर तुम डाकू मच्छर सिंह के अड्डे तक पहुंचे कैसे? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मैं रास्ते में एक जगह रुककर धोबी के कपड़े में से एक जोड़ी कपड़े चुरा लिए थे जो राजकुमार जी के थे, जिन्हें पहनकर देखकर डाकू मच्छर सिंह मुझे राजकुमार समझा और आपसे फिरौती वसूल करने के लिए वह मुझे अपने अड्डे पर ले गया। बस मैंने भी अपना करिश्मा दिखा दिया। उसकी बात सुनकर राजा चौंक पड़ा। उफ, वह धोबी तो हमारा राज धोबी है जो कारागार में पड़ा है, इस वक्त अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा है। तो फिर जल्दी कीजिए महाराज और उसकी फूटी किस्मत को फिर से बना दीजिए, इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। इधर डाकू मच्छर सिंह और उसके साथियों की काफी दिन चढ़े आंख खुली और तब गजब हो गया सरदार, वो दोनों भाग गए। कौन दोनों? राजकुमार और राजकुमारी। सरदार, क्या कहा? राजकुमार राजकुमारी भाग गए? तुम सब क्या कर रहे थे? सरदार, हम तो सो रहे थे। अब क्या होगा? वे तो इस वक्त अपने महल भी पहुंच गए होंगे और मुझे पकड़ने के लिए वहां से सिपाही भी भेजे जा चुके होंगे। हरामखोर, तुम्हारी वजह से आज मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी मुर्गा यहाँ से भाग गए और तुम सोते रहे, तो हम सबको इसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। सरदार, हमने तो आपका ही नमक खाया है, तो अब जुलाब की गोली खा, सारा नमक निकल जाएगा, उसके बाद तुझे रसगुल्ला खिलाएंगे। लेकिन सरदार, ये सब चीजें हमें बाद में खिलाना, इस वक्त तो यहाँ से जल्दी से भाग चलो, क्या पता राजा के सिपाही कब यहाँ आ जाएं।
हाँ, तुम ठीक कहते हो। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलना चाहिए। यदि माल सुरक्षित रहा तो बाद में आकर ले लेंगे। चलो। और तभी डाकू मच्छर सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हम तुम्हारे अड्डे को चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम बच कर नहीं जा सकते। भलाई इसी में है कि अपने आदमियों सहित हमारे हवाले कर दो। राजा के सिपाही आज तो बेमौत मारे गए। तभी मच्छर सिंह मच्छर की तरह भिन्ना उठा। भागो, पकड़ो इन शैतानों को, देखो कोई बचकर भागने न पाए। डाकू मच्छर सिंह तथा उसके सभी साथी उस वक्त बिना हथियार के थे, इसीलिए सिपाहियों ने उन्हें मारने के बजाय शीघ्र ही जिंदा गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तो बहुत नाक में दम कर रखा था। वह तो अच्छा हुआ मुंह से बाहर नहीं निकला दम। बहुत 30 मार खा बनता था अपने आप में। अब चल और दिखा राजा तुझे कैसी चुटकी में मसलते हैं। डाकू मच्छर सिंह और उसके साथियों को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया गया। महाराज, हमने मच्छर सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें कल सुबह दरबार में पेश करना, तब तक के लिए इन्हें कैद खाने में डाल दो। दूसरे दिन राजा पोपटलाल के दरबार में बहुत भीड़ थी। राजा ने सबसे पहले डाकू सरदार मच्छर सिंह के मुकदमे का फैसला किया। डाकू मच्छर सिंह, तुम्हारे जुल्मों ने हमारी प्रजा को बहुत सताया है और उनके आंसू हमने एक कड़ाह में जमा करके रखे हैं, अतः हम तुम्हें उनमें डुबोकर मार जाने की सजा देते हैं। तुम्हारे साथियों ने हमारी प्रजा पर खूब खून चूस रखा है, इसीलिए हम वो सारा खून तुम्हारे साथियों के शरीर से निकलवाकर अपनी प्रजा के शरीर में पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। वाह, क्या न्याय है भाई, कमाल का फैसला किया है महाराज ने। गंगाराम टल्ली, घोषणा के अनुसार तुम्हें इनाम में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। यदि तुम्हारी और कोई फरमाइश है तो बताओ, हम उसे भी पूरा करने का वचन देते हैं। महाराज, आपसे मेरी एक विनती है जो बहुत नेक है। महाराज, मेरे गांव वाले मेरी हर बात टल समझते हैं, इसीलिए मैं घर से प्रतिज्ञा करके चला था कि मैं शादी करूंगा तो किसी राजकुमारी से, वरना मैं शादी नहीं करूंगा और सारा जीवन कोड़ियों की सेवा में लगा दूंगा। यदि आप किसी तरह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करवा दें तो मेरा जीवन भर आपके चरणों में पड़ा रह आपकी प्रशंसा और गीत गाता रहूंगा। गंगाराम की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वैसे लड़का तो कोई बुरा नहीं है, सुंदर भी है और अक्लमंद भी है। बस एक कमी है, टल्ल ज्यादा मारता है। खैर, जब तक यहीं रहेगा वह मारनी कम कर देगा। लेकिन प्रकट में वो बोले, गंगाराम, हम कल तुम्हारी विनती पर गौर करेंगे। आज के लिए दरबार बर्खास्त किया जाता है। दूसरे दिन जब दरबार समाप्त होने पर था तो राजकुमारी ने अचानक राज दरबार में उपस्थित एक विनती की। महाराज, मैं भरे दरबार में आपकी पगड़ी उछाल कर यह ऐलान करती हूँ कि मैं गंगाराम से शादी करना चाहती हूँ। हैं? तो इसमें हमारी पगड़ी उछालने की क्या बात है? हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। हमें खुद वह लड़का पसंद है। अरे, यह तो मैं बुरा फंसा, अपनी ही टल में फंस गया। खैर, इसका भी उपाय खोजूंगा। राजा ने कुछ ही दिनों में अपनी बेटी की शादी प्रबंध कर दिया, लेकिन शादी वाले दिन शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। गंगाराम, तुम्हें अपने गांव में किसी को बुलाना हो तो हमें बताओ, हम सबको अभी बुलवा देते हैं। नहीं महाराज, मैं शादी नहीं कर सकता। गंगाराम की शादी से इनकार करने की बात सुनकर राजा भौचक्के के रह गए। क्या? तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकते गंगाराम? हमें इसका कारण बताओ। यह हमारी बेइज्जती का सवाल है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। कल रात इंद्रलोक से राजा इंद्र ने मेरी शादी का पैगाम भेजा है। वो मेरी शादी किसी अप्सरा से करवाना चाहते हैं। क्या कहा? इंद्रलोक से तुम्हारी शादी का पैगाम आया है? कहीं तुम टल्ल तो नहीं मार रहे? उफ, मेरे साथ बस यही मुसीबत है कि मेरी हर बात को लोग टल्ल समझकर झुठला देते हैं। लेकिन मैं बात 16 आने सही कहता हूँ, टल्ल मारकर। और तब राजा पोपटलाल मजबूर हो गए। दूसरे दिन जब गंगाराम राजा के जाने की आज्ञा लेने के लिए दरबार में पहुंचा, महाराज, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूं, इसीलिए आपसे आज्ञा लेने आया हूं। ठीक है, हम तुम्हें मान सम्मान के साथ विदा करेंगे, लेकिन जब तुम इंद्रलोक से शादी करके लौटो तो हमारे पास जरूर आना। हमने आज तक अप्सरा नहीं देखी। जी महाराज, जब कभी शादी करूंगा तब जरूर आऊंगा। अभी तो आप मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा पोपटलाल ने उसी समय बड़े लाव लश्कर के साथ गंगाराम को अपने यहाँ से विदा किया। देखो पापड़ सिंह, गंगाराम हमारे आने वाले दामाद थे, लेकिन नहीं हुए, मगर तुम इन्हें बड़े मान सम्मान और पूर्ण सुरक्षा के साथ इनके गांव तक छोड़कर आओ। जो आज्ञा महाराज। आप बहुत बहुत शुक्रिया है महाराज। फिर जो ही गंगाराम पूरे लाव लश्कर के साथ अपने गांव के निकट पहुंचा तो गांव वालों की वहां भीड़ लग गई, यह देखने के लिए कि इतने लाव लश्कर के साथ गांव में कौन आया है। अरे, यह तो अपना गंगाराम टल्ली है। हाँ, गंगाराम टल्ली ही है।
क्या टाट बाट के साथ आया है गंगाराम टल्ली, भाई वाह। और जब गंगाराम अपने गांव के अंदर पहुंचा, अरे भाई गंगाराम, तुम तो शादी रचाने के लिए गए थे, तुम्हारी दुल्हन कहाँ गई? क्या पीछे आ रही है? मैं क्या बताए काका, हम एक हाथ बात जोड़ते हैं तो वह 9 हाथ आगे से टूट जाती है। राजा पोपट लाल ने तो अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारी कर ली थी, मगर मगर क्या गंगाराम जी? अब भैया तुमसे क्या छिपाएं, चलो बता देते हैं। राजकुमारी से जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी, उसी रात इंद्रलोक के राजा इंद्र की ओर से हमारे लिए शादी का पैगाम आ गया। वे हमारी शादी किसी परी से कराना चाहते हैं, इसीलिए हमने वहां राजकुमारी वाला प्रस्ताव कैंसिल कर दिया। अब राजा इंद्र के यहाँ जाएंगे शादी करने के लिए। साला टल मारता है। ठीक है भाई, मैं टल मार रहा हूँ तो तुम लोग अपने घर जाओ और मैं अपने घर। और गंगाराम अपने घर की राह ले ली। दूसरे दिन गंगाराम अपने नीले हाथी को मारने पर तुल गया। यह देखकर गांव वाले बड़े अचंभे में पड़ गए। अरे भाई गंगाराम, यह क्या कर रहे हो? इसे 1.25 लाख का बना रहा हूँ प्रधान जी। सुबह सुबह टल मार रहा है साला। बस यही मुसीबत है मेरे साथ, मेरी हर बात टल लगती है, जबकि कहता हूँ बात 16 आने खरी। ये सब तो मूर्ख हैं बेचारे, क्या जाने कि हाथी मारकर 1.25 लाख का हो जाता है। गांव के अनपढ़ लोग जो ठहरे, लेकिन आप मत बन जाइए। कहो कैसी रही अटल? अच्छा अब दूर हट जाओ, नाटक का पर्दा गिरने वाला है, वरना उसमें दबकर सब मर जाएंगे। लो भाई, एक और टल मार दी। हा 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 हा। तो ये कॉमिक तो वास्तव में बहुत ही कॉमेडी थी, लेकिन ये कॉमिक थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि मैं इसे एक ही पार्ट में अपलोड इसलिए करना चाहती हूँ ताकि कॉमिक का फ्लो ना बिगड़े। तो बताइए, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि वैसे भी कॉमिक काफ़ी लंबी हो चुकी है। बस आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। लेकिन तब तक प्लीज़ 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 कॉमिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।